नमस्कार दोस्तों। यह है कक्षा 12 की हिस्ट्री की न्यू वाली पाठ्य पुस्तक है और इसमें अपना चल रहा है 13वां पाठ। ठीक है ना। तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। भारत छोड़ो। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। कब शुरू हुआ था? अगस्त। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा, पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेज़ों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। भारत छोड़ो, क्विट इंडिया आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। लीग को पंजाब और सिंध में जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्त की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। 1945 में लेबर पार्टी, यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। उन्नीस की शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। 1946 राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, किसने? जिन्ना ने आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया गया था? 16 अगस्त, 14 अगस्त? 16 अगस्त। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फरवरी 1947 में बाबेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। बाबेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। लॉर्ड माउंटबेटन कब आया था? फरवरी 1947 में। उन्होंने वार्ता के अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। आई बात समझ में? औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन
नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। जो रहा है उनको पढ़ लेते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये महात्मा गांधी है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। दाईं ओर जवाहरलाल नेहरू तथा बाईं ओर बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल साथ विचार विमर्श करते महात्मा गांधी। नेहरू और पटेल कांग्रेस के भीतर दो अलग राजनीतिक प्रवृत्तियों समाजवादी और रूढ़िवादी का प्रतिनिधित्व करते थे। महात्मा गांधी को अक्सर इन दोनों समूहों के बीच मध्यस्थता करनी पड़ती थी, समाजवादी और रूढ़िवादी। ये भारत छोड़ो आंदोलन है भाई साहब। पहले सिले सिलाई कपड़े नहीं थे, सिला के पहनने पड़ते थे ज़्यादातर 80%। सतारा 1947। 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन सा आंदोलन हुआ? गैर ब्राह्मण। इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया था। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों तथा तूफान दलों ग्राम इकाई के साथ मिलकर एक प्रति सरकार यानी कि समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। उन्होंने जन अदालतों का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य किए। कुणबी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा प्रति सरकारी दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद 1946 के चुनावों तक चलती रही। कुणबी किसानों के दबदबे आई बात समझ में और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा प्रति सरकार सरकारी दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद 1946 के चुनावों तक चलती रही। शोध 5 और 6 को पढ़िए। दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिता के मुद्दे पर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच काल्पनिक संवाद को लिखिए। स्टीफर्ड क्रिप्स के साथ महात्मा गांधी मार्च 1942। ब्लैक एंड वाइट फोटो है। स्टीफर्ड क्रिप्स है। ये कोई बंदा है। महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड लिंडलिथगो के साथ बैठक के लिए जाते हुए 13 अक्टूबर 1939। इस बैठक में युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के शुरू पर चर्चा की गई। जब वायसराय के साथ वार्ता टूट गई तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। पृथक निर्वाचन पर अम्बेडकर विचार ये पढ़ चुके हैं, पढ़ा ना। चलते हैं अब आगे। आखिरी बहादुराना दिन 15 अगस्त 1947 को राजधानी मौर्य उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ
भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, न ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, वह एक अल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, न ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, वह एक कल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। उनकी जीवनी लेखक टी.जी. तेंदुलकर ने लिखा उनके जीवनी लेखक टी.जी. तेंदुलकर ने लिखा कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारा का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी, तो उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखना चाहिए। पाकिस्तान में हालात जो रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को राज्य की ओर से शिक्षण का अधिकार होगा। पाकिस्तान में हालात जो रहे। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। कई लोग इस बात पर नारे लगाने लगे थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। डी.जी. तेंदुलकर के शब्दों में, गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहाँ भी जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ वे किस मुँह से जा सकते थे, जबकि दिल्ली में ही वे मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। 20 जनवरी को और 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 20 जनवरी को, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। और 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरी तौर पर मोहभंग वाले साबित हुए। फिर भी उन्होंने विश्वास किया था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुत समुदाय का वर्चस्व विशेषता स्थापित नहीं होगी, भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना ही छोटा क्यों न हो। उन्होंने यह आशा भी जताई कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बढ़ चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा।
फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यह इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखें। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनकी गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। देख 30 जनवरी को हमला हो और ना 20 जनवरी को भी हमला हो या फिर 10 दिन बाद मौजूद हो। दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनकी गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह नाथूराम गोडसे नाम का ब्राह्मण था, पुणे का रहने वाला। गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। गोडसे एक चरमपंथी और हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरी शोक की लहर दौड़ गई। भारत भर के राजनीतिक पलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल तथा अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी जॉर्ज ऑरवेल तथा अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। पत्रिका ने कहा कि धर्मांध अमेरिकी लिंकन को मार दिया था। धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था। दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम ने लिखा कि दुनिया जानती थी कि उसने उनकी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था, और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से पूरे मानव मात्र की समानता में विश्वास था। दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम्स ने लिखा, दुनिया जानती थी कि उसने उनकी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था। यानी लिंकन को भी मारा गया था भाई साहब धर्मांध अमेरिकी में। यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है, गांधी जी को समझना। महात्मा गांधी की मृत्यु। एक प्रचलित चित्र। लोक छवियों में महात्मा गांधी को एक देवता का रूप दे दिया गया था। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में एकीकरण और समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता था। यहाँ आप जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल यानी कांग्रेस के भीतर दो अलग अलग धाराओं के प्रतिनिधियों को गांधी जी की चिता के दोनों ओर खड़ा हुआ देख सकते हैं। मध्य में स्वर्ग से महात्मा गांधी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एक लकड़ी का पुल है। पैरों में चप्पल नहीं है भाई साहब। ये पुलिस प्रशासन है।
एक दंगाग्रस्त गांव में जाते हुए महात्मा गांधी 1947। अब है गांधी को समझना। हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। इस दिशा में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों व प्रतिद्वंदियों दोनों तरह के समकालीनों के लेखन और भाषण एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन लेखनों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज़ को जनता के लिए लिखा गया था और किस चीज़ को उन उद्देश्यों के लिए लिखा गया था। उदाहरण के लिए भाषणों से हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जबकि उसके व्यक्तित्व पत्र हमें उसके निजी विचारों की झलक देते हैं। इन पत्रों में हम लिखने वालों को अपना गुस्सा और पीड़ा, असंतोष और बेचैनी, अपनी आशा और हताशा व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। इनमें से बहुत सारी बातों को वह अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कई बार निजी सार्वजनिक या यह फर्क टूट जाता है। कई बार निजी सार्वजनिक का यह फर्क टूट जाता है। बहुत सारे पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वे जनता के लिए भी होते हैं। उन पत्रों की भाषा इस एहसास से भी तय होती है कि संभव है एक दिन उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका के कारण बहुधा लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा, के नाम से प्रकाशित किया। एक घटना पन्नों के आईने में। एक घटना पन्नों के आईने में। 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से लगातार प्रभावित होते जा रहे थे। समाजवाद 1928 में जब वे यूरोप की यात्रा से लौटे तो सोवियत संघ के प्रयासों से गहरे तौर से प्रभावित थे। जब उन्होंने समाजवादियों जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, एन.जी. रंगा एवं अन्य के साथ घनिष्ठतापूर्वक काम करना शुरू किया तो कांग्रेस के भीतर समाजवादियों और रूढ़िवादियों के बीच कई खाइयाँ पैदा हो गई। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिए और मजदूरों व किसानों की मांग का समर्थन किया। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिए और मजदूरों व किसानों की मांगों का समर्थन किया। नेहरू के समाजवादी व्यक्तित्व से चिंतित रूढ़िवादियों ने राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफे की धमकी दे डाली। दूसरी ओर बम्बई के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने नेहरू की आलोचना करते हुए बयान जारी कर दिया। इसके बाद प्रसाद और नेहरू दोनों महात्मा गांधी के पास गए और वर्धा स्थित उनके आश्रम में उनसे मिले। गांधी जी ने एक बार फिर मध्यस्थता की भूमिका अदा करते हुए नेहरू के रेडिकल तेवरों पर अंकुश लगाने तथा प्रसाद एवं अन्य नेताओं को नेहरू के नेतृत्व की अहमियत पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में नेहरू ने उस समय के बहुत सारे पत्रों को प्रकाशित किया है। इन पत्रों के अंशों को आगे पढ़िए। ए बंच ऑफ लेटर से मेरे प्रिय जवाहरलाल जी, वर्धा 1 जुलाई 1936। कल आपसे विदा लेने के बाद हमने महात्मा गांधी जी के साथ लंबी बातचीत और आपस में देर तक चर्चा की। हम समझते हैं कि आपको हमारी ओर से अपनाए गए मार्ग पर काफ़ी दुख है और हमारे पत्र के भावों से आप विशेषतः आहत हुए हैं। आपको शर्मिंदा करना या आपको चोट पहुंचाना कभी भी हमारा इरादा नहीं था, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको ठेस पहुंची है तो हम बिना किसी हिचक से अपना पत्र वापस ले लेते हैं या उसमें संशोधन कर लेते हैं। परंतु हमने समग्र स्थिति पर पुनर्विचार करने के बाद यह पत्र तथा अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला
कर लिया है। हमें लगता है कि प्रेस में छपे हमारे सारे बयानों में आप कांग्रेस के सामान्य कार्यक्रम पर उतना नहीं बोल रहे हैं जितना कि एक ऐसे विषय पर बोल रहे हैं जिसे कांग्रेस ने स्वीकृति नहीं दी है। और ऐसा करते हुए आप वर्किंग कमेटी में हमारे मुट्ठीभर सहयोगियों और कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, न कि बहुल वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, जिसकी कांग्रेस अध्यक्ष के नाते हमें आपसे अपेक्षा थी। हमारे विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमें ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनका समय बीत चुका है और जो पुराने पड़ चुके हैं, वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें ऐसे लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो देश की प्रगति में बाधक है और जिन्हें उन पदों से हटा दिया जाना चाहिए और उन्होंने अनाधिकार प्राप्त कर लिए हैं। हमने महसूस किया है कि इन लोगों ने हमारे साथ भारी अन्याय किया है और कर रहे हैं तथा हमें आपसे वह संरक्षण नहीं मिल रहा है जो एक सहकर्मी और हमारा अध्यक्ष होने के नाते हमें आपस में मिलना चाहिए। आपका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का खत है जवाहरलाल नेहरू के लिए। मेरे प्रिय बापू, गांधी जी के लिए पत्र किसका? जवाहरलाल नेहरू का। मेरे प्रिय बाबू, मैं कल रात ही यहाँ पहुँचा हूँ जब मैं बर्दा से आया हूँ। शारीरिक दुर्बलता और मानसिक अशांति से घिरा हुआ हूँ। यूरोप से लौटने के बाद से मैंने पाया कि वर्किंग कमेटी की बैठकों में मैं बुरी तरह थक जाता हूँ। मेरी ऊर्जा क्षीण पड़ जाती है और हर नए अनुभव के बाद मैं और ज़्यादा बुरा महसूस करने लगता हूँ। चीज़ों को दुरुस्त करने और संकट को टालने में आपने जो कष्ट उठाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने राजेंद्र बाबू द्वारा भेजा गया दूसरा पत्र 2 बार पढ़ा और उन्होंने जो गंभीर आरोप मुझ पर लगाए हैं उन्हें देखा है। तथ्य को चाहे कितनी भी विनम्रता से प्रस्तुत किया जाए, उनका आशय यह है कि मैं एक असहनीय मुसीबत बन चुका हूँ और मेरे जो भी गुण हैं, थोड़ी बहुत क्षमता, ऊर्जा, गंभीरता, कमोबश, प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व, सभी खतरनाक बन चुके हैं क्योंकि वे एक गलत रथ समाजवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। इन बातों के निष्कर्ष स्पष्ट है। मैंने अपनी पुस्तक में और उसके पश्चात भी अपने वर्तमान विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। मेरे बारे में कोई फैसला लेने के लिए सामग्री की कमी नहीं है। मेरे वे विचार आकस्मिक नहीं है, वे मेरा हिस्सा है और यदि मैं भविष्य में उन्हें बदल सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ता मुझे उनको अभिव्यक्त करना ही होगा क्योंकि मैं व्यापक एकता को महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसलिए मैंने कोमलतम शब्दों में उन्हें व्यक्त किया है और निश्चित निष्कर्ष की बजाय विचार विमर्श के लिए प्रस्ताव के रूप में ज़्यादा प्रस्तुत किया है। मुझे इस पद्धति में और कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है उसके बीच कोई टकराव दिखाई नहीं देता। जहाँ तक चुनावों का संबंध है, मेरा मानना है कि मेरा रवैया इस दिशा में निश्चय ही एक लाभकारी साधन था क्योंकि इससे जनता में उत्साह का संचार हुआ है, परंतु मेरे कोमल और स्पष्ट रवैया का मेरे सहयोगी खतरनाक और क्षतिकारक मानते हैं। मुझे यहाँ तक कहा गया है कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी पर इस तरह बार बार जोर देना बेवकूफ़ी थी, या कम से कम यह गलत तो था ही। आपने मुझे बताया था कि आप कोई व्यक्तित्व जारी करना चाहते हैं। मैं आपके व्यक्तित्व का स्वागत करूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि हर दृष्टिकोण देश के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रेम पूर्वक आपका, जवाहरलाल। प्रिय जवाहरलाल, ये किसका है? गांधी जी का है, जवाहरलाल नेहरू को। 15 जुलाई 1936 का, और ये है 5 जुलाई 1936 का, और ये है 1 जुलाई 1936 का। प्रिय जवाहरलाल, तुम्हारा पत्र मेरा हृदय छू गया। मुझे सबसे ज़्यादा ठेस महसूस हुई तथ्य यह है कि तुम्हारे साथियों के पास तुम्हारे जैसा साहस और बेबाकी नहीं है। इसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं। मैंने उन्हें हमेशा समझाया कि वे तुमसे उन्मुक्त और निर्भय होकर बात करें, परंतु क्योंकि उनके पास साहस नहीं है इसलिए वे जब भी बोलते हैं उटपटांग ही बोलते हैं और उससे तुम चिढ़ जाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि तुम उससे चिढ़ जाते हो और उनके सामने धैर्य खो देते हो। वे तुम्हारी फटकार और सहावी अंदाज से आहत हैं। वे तुम्हारी फटकार और सहावी अंदाज से आहत हैं और सबसे बढ़कर वे तुम्हारे भीतर जो अचूकता और श्रेष्ठतर
ज्ञान का भाव दिखाई देता है उससे परेशान है। उन्हें लगता है कि तुमने उनके साथ न्यूनतम सौम्यता का व्यवहार भी नहीं किया है और कभी भी समाजवादियों के व्यंग्य बाणों या गलत निरूपण से उनका बचाव नहीं किया है। मुझे यह पूरा प्रसंग एक त्रासद प्रहसन जैसा दिखाई देता है। त्रासद प्रहसन मतलब, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी इस पूरे मसले को हल्का होकर देखो। इस कांटों के ताज कांग्रेस अध्यक्षता के लिए तुम्हारा नाम मैंने ही प्रस्तावित किया था। भले ही सिर छिल जाए, इसे उतारना मत। कमेटी की बैठकों में मैं अपना हास्य विनोद दोबारा दिखाओ, यह तुम्हारे लिए सबसे सामान्य भूमिका है। चिंतित चिड़चिड़े व्यक्ति का स्वभाव तुम पर नहीं जतता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तार के माध्यम से बताओ कि यह पत्र पढ़ते ही तुम्हें वैसी ही खुशी मिली है जैसे लाहौर में नए साल के मौके पर तुम खुश हुए थे जब कहते हैं कि तुम तिरंगे के चारों ओर झूम झूम कर नाचे थे। अपने कंठ को थोड़ा आराम दो। ये भी बात सही है। मेरा प्यारा, मेरा प्यार बापू। इन पत्रों में इस बारे में क्या पता चलता है कि समय के साथ कांग्रेस का आदर्श किस तरह विकसित हो रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में इन पत्रों से क्या पता चलता है। क्या ऐसे पत्रों से कांग्रेस की आंतरिक कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कोई विशेष दृष्टि प्राप्त होती है। ये जवाहरलाल नेहरू है, ये महात्मा गांधी है। छवि गढ़ना कुछ रहा थोड़ी है। पढ़ लिया, पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं रहा। हाँ हाँ, चलो आगे चलते हैं। छवि गढ़ना। आत्मकथाएं भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती है जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध होता है, परंतु जहाँ भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी कैसे व्याख्या करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये आत्मकथाएं प्राय स्मृति के आधार पर लिखी गई होती है। उनसे हमें पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई दी, या वह क्या याद रखना चाहता था, या वह औरों की नज़र में अपनी ज़िंदगी को किस तरह दर्शाना चाहता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये आत्मकथाएं प्राय स्मृति के आधार पर लिखी गई होती है। उनसे हमें पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई दी, वह क्या याद रखना चाहता था, या वह औरों की नज़र में अपनी ज़िंदगी को किस तरह दर्शाना चाहता है। आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर करने का एक तरीका है। फलस्वरूप इन विवरणों को पढ़ते हुए हमें वह देखने का प्रयास करना चाहिए जो लेखक हमें नहीं दिखाना चाहता है। सही बात है। हमें उन चुप्पियों का कारण समझना चाहिए, इच्छित या अनिच्छित विस्मृति के उन कृत्यों को समझना चाहिए। पुलिस की नज़र से औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नज़र रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड्स भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उस समय पुलिसकर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा रिपोर्टें गोपनीय होती थी, लेकिन अब ये दस्तावेज अभिलेखागारों में उपलब्ध है जिन्हें कोई भी देख सकता है। आइए एक ऐसे ही स्रोत को देखें। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, यानी कि हर 15 दिन या हर पखवाड़े में तैयार होने वाली रिपोर्ट, इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। ये रिपोर्टें स्थानीय इलाकों से पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन उनमें यह भी दिख जाता था कि आला अधिकारी क्या देखते थे या क्या मानना चाहते थे। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए भी वे खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है।
यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्टों को देखें तो पाएंगे कि गृह विभाग यह मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्रवाई के प्रति कोई व्यापक जनसमर्थन पैदा हो रहा था। रिपोर्ट में से यात्रा को एक नाटक, एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के प्रति अनिच्छुक तथा शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलबंद करने की एक हताश कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। गृह विभाग की पाक्षिक रिपोर्ट है गोपनीय। ये साइकिल है ना, ये गाड़ी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान बम्बई में कांग्रेस के वॉलंटियरों की पुलिस से भिड़ंत। ठीक, इसको पढ़ते हैं। गृह विभाग की पाक्षिक रिपोर्ट गोपनीय। गृह विभाग की पाक्षिक रिपोर्ट गोपनीय। मार्च 1930 का पहला पखवाड़ा। गुजरात में आ रहे तेज राजनीतिक बदलाव पर यहाँ गहरी नज़र रखी जा रही है। इनसे प्रांत की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी किस हद तक और क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। रबी की फसल अच्छी हुई, इसलिए फिलहाल किसान फसलों की कटाई में व्यस्त हैं। विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। मार्च 1930 का पहला पखवाड़ा। मध्य प्रांत और बेरार। श्री वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर कांग्रेसियों के अलावा और कहीं कोई खास उत्तेजना पैदा नहीं हुई, लेकिन नागपुर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी जी की यात्रा शुरू होने पर उन्हें बधाई देने के लिए आयोजित सभा में 3000 ज़्यादा लोग जुटे थे। बंगाल। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पिछले पखवाड़े की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही। श्री J.M. सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अखिल बंगाल अवज्ञा परिषद बनाई। इन परिषदों के गठन के अलावा बंगाल में सविनय अवज्ञा के प्रश्न पर और कोई सक्रिय कदम अभी नहीं उठाया गया। जिलों से मिली रिपोर्ट से पता चलता है कि जो बैठकें आयोजित की गई, इनमें लोगों ने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया और आम जनता पर कोई गहरा असर नहीं छोड़ा है। गौरतलब बात है कि इन बैठकों में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार और उड़ीसा। कांग्रेस की गतिविधि के बारे में रिपोर्ट करने लायक कुछ खास नहीं है। चौकीदारी टैक्स का भुगतान न करने के बारे में एक अभियान की काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी इसे प्रयोग के लिए किसी इलाके का चुनाव नहीं किया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बारे में खूब प्रयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह भविष्यवाणी सच साबित न हो पाने के कारण उनकी योजनाएं धरी रह गई है। मद्रास। गांधी का सविनय अवज्ञा अभियान शुरू होने से काफ़ी मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। आम जनता उनकी यात्रा को नाटकीय और उनके कार्यक्रम को अव्यवहारिक मानती है, परंतु क्योंकि हिंदू जनता उन्हें अगाध श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, इसलिए गिरफ्तार की संभावना
जिसके बारे में खुद बहुत उत्सुक हैं और उसके राजनीतिक प्रभावों के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ फैली हुई है। 12 मार्च को सविनय अवज्ञा अभियान के उद्घाटन के दिवस के रूप में मनाया गया। बम्बई में सुबह को राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी गई। बारह मार्च को सविनय अवज्ञा अभियान के उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया गया। बम्बई में सुबह को राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी गई। बम्बई केसरी प्रेस ने आक्रामक भाषा का प्रयोग किया है और हमेशा की तरह आग उगलने के अंदाज में लिखा है, अगर सरकार सत्याग्रह की ताकत परखना चाहती है तो उसे पता होना चाहिए कि सत्याग्रह की सक्रियता और निष्क्रियता दोनों से सरकार को ही नुकसान पहुंचेगा। यदि सरकार गांधी जी को गिरफ्तार करती है तो उसे राष्ट्र के कोप का भाजन बनना पड़ेगा और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फैलता जाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि अगर सरकार श्री गांधी को दंडित करती है तो भी राष्ट्र की विजय होगी और अगर सरकार उन्हें अपने रास्ते पर चलने देती है तो राष्ट्र की और भी बड़ी विजय होगी। दूसरा और विविध व्रत नामक मध्य मार्गी अखबार ने इस आंदोलन की व्यर्थता की ओर संकेत किया है। विविध व्रत नाम का कोई अखबार है और कहा है कि यह आंदोलन अपना घोषित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन उसने सरकार को भी चेतावनी दी है, दमन का रास्ता उसके उद्देश्य को कमज़ोर कर देगा। मार्च 1930 का दूसरा पखवाड़ा। मार्च 1930 का दूसरा पखवाड़ा। बंगाल सबका ध्यान समुद्र तट पर। बंगाल सबका ध्यान समुद्र तट तक गांधी की यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए उनकी तैयारी पर केंद्रित है। 1930 की बात है। और दूसरा पखवाड़ा चरमपंथी अखबार उनकी गतिविधियों और भाषणों के बारे में विस्तार से लिख रहे हैं और पूरे बंगाल में हो रही बैठकों तथा उनमें पारित होने वाले प्रस्तावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। परंतु गांधी जिस सविनय अवज्ञा की वकालत कर रहे हैं उसके प्रति विशेष उत्साह नहीं दिखाई देता। सामान्य रूप से लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गांधी जी के साथ क्या किया जाता है और संभावना यही है कि अगर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई तो बंगाल के ज्वलनशील हालात में चिंगारी भड़क उठेगी, लेकिन फिलहाल ऐसी आग भड़कने के कोई गंभीर आसार दिखाई नहीं देते। मध्य प्रांत और बरार 12 मार्च को गांधी की यात्रा शुरू होने के अवसर पर नागपुर में इन बैठकों में काफ़ी लोग शामिल हुए और ज़्यादातर स्कूल कॉलेज सुने दिखाई दिए। शराब की दुकानों का बहिष्कार तथा वन कानूनों का उल्लंघन हमले की सबसे संभावित कार्य दिशा दिखाई पड़ती है। पंजाब ऐसा लगता है कि झेलम जिले में नमक कानून तोड़ने के लिए संगठित प्रयास किए जाएंगे। मुल्तान में जल कर न चुकाने आंदोलन को पुनर्जीवित किया जाएगा। संभवतः गुजरवाला में राष्ट्रीय झंडे के संबंध में कोई आंदोलन शुरू हो सकता है। गुजरवाला में ऐसा लगता है कि झेलम जिले में नमक कानून तोड़ने के लिए संगठित प्रयास किए जाएंगे। मुल्तान में जलकर न चुकाने का आंदोलन को पुनर्जीवित किया जाएगा। संभवतः गुजरवाला में राष्ट्रीय झंडे के संबंध में कोई आंदोलन शुरू हो सकता है। गुंजरावाला है। ये रिपोर्ट है पुलिसों की गुप्त रूप से कहा भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। संयुक्त प्रांत पिच और जो भी बात की जो गर्मा गर्मी माहौल था ना उसके बारे में कि भाई यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे ये चल रहा है वगैरह वगैरह, यानी कि गुप्तचरों की ये गुप्त बातें हैं जो पुलिस प्रशासन को बताई जा रही है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूप से। संयुक्त प्रांत पिछले पखवाड़े के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में निश्चित रूप से तेजी आई। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जनता की रुचि बनाए रखने के लिए उसे कुछ अनोखा काम करना चाहिए। श्री गांधी के आदेश पर वॉलंटियरों की भर्ती, गांवों में प्रचार और नमक कानून के उल्लंघन की तैयारी जैसी गतिविधियां कई जिलों से आ रही है। संयुक्त प्रांत अप्रैल 1930 का पहला पखवाड़ा, मार्च 1930 का है ना।
संयुक्त प्रांत। इस पखवाड़े में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। राजनीतिक सभाओं, जुलूसों, वॉलंटियरों की भर्ती के अलावा आगरा, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, रायबरेली, फर्रुखाबाद, इटावा, बलिया और मैनपुरी में नमक कानून की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। जबकि रेलवे स्टेशन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय वह यूथ लीग की बैठक में शामिल होने मध्य प्रांतों की ओर जा रहे थे। उन्हें रेलवे स्टेशन से फौरन नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया। वहाँ उन पर मुकदमा चला और उन्हें 6 माह के साधारण कारावास की सज़ा दी गई। जबकि रेलवे स्टेशन पर 14 अप्रैल को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार और उड़ीसा कुछ स्थानों पर गैरकानूनी नमक उत्पादन के अनोखे मगर छोटे प्रयास हो रहे हैं। गैरकानूनी नमक उत्पादन के अनोखे मगर छोटे। मध्य प्रांत। जबलपुर में सेठ गोविंद दास ने रासायनिक नमक बनाने का प्रयास किया, जिसकी लागत सामान्य नमक के बाजार भाव से कई गुना ज़्यादा रही। मद्रास। जब पुलिस ने समुद्र के पानी को उबालकर बनाए गए नमक को जब्त करने का प्रयास किया तो विशाखापट्टनम में पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। रासायनिक नमक बनाने का प्रयास किया तो जिसकी लागत सामान्य नमक के बाजार के भाव से कई गुना ज़्यादा रही। ठीक। मध्य प्रांत। मद्रास। जब पुलिस ने समुद्र के पानी को उबालकर बनाए गए नमक को जब्त करने का प्रयास किया तो विशाखापट्टनम में पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अन्य स्थानों पर अवैध नमक को जब्त करने का कोई खास विरोध नहीं किया गया। बंगाल। मुफस्सली इलाकों में अवैध नमक निर्माण की कोशिशें की गई। 24 परगना और मिदनापुर जिले इन गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहे। वास्तव में बहुत कम नमक बनाया गया और उसमें से भी ज़्यादातर जब्त कर लिया गया। उनको बनाने के लिए प्रयोग किए गए बर्तनों को नष्ट कर दिया गया। बंगाल। पाक्षिक रिपोर्टों को ध्यान से पढ़िए। याद रखिए कि ये औपनिवेशिक गृह विभाग की गोपनीय रिपोर्टों के अंश है। इन रिपोर्टों में हमेशा केवल पुलिस की ओर से भेजी गई जानकारियों को ही नहीं लिखा जाता था। स्रोत की पृष्ठभूमि से यह बात किस हद तक प्रभावित होती है कि इन रिपोर्टों में क्या कहा जा रहा है। उपरोक्त अंशों के उदाहरण लेते हुए अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए। क्या आपको लगता है कि गृह विभाग महात्मा गांधी को संभावित गिरफ्तारी के बारे में लोगों की सोच को अपनी रिपोर्ट में सही ढंग से दर्ज नहीं कर रहा था? यदि आपका उत्तर हाँ है तो उसके समर्थन में कारण बताइए। 5 अप्रैल 1930 को दांडी में अपने भाषण में गांधी जी ने गिरफ्तारियों के सवाल पर जो कहा उसे दोबारा पढ़िए। महात्मा गांधी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? गृह विभाग लगातार यह क्यों कहता रहा है कि दांडी यात्रा के प्रति लोगों में कोई उत्साह नहीं है? अखबारों से। इस तरह के चित्रों से यह प्रदर्शित होता है कि महात्मा गांधी के बारे में लोगों की समझ क्या थी और लोकप्रिय छापों में उन्हें कैसे व्यक्त किया जाता था। राष्ट्रवाद के वृक्ष में महात्मा गांधी केंद्र में छाया के रूप में दिख रहे हैं तथा उनमें चारों ओर अन्य नेताओं और मनीषियों के चित्र हैं। अखबार का है इंडिपेंडेंस इन ओवर 66 कुछ ऐसे है। अखबारों से। अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नज़र रखते थे, उनके बारे में खबर छापते थे। ये अखबार इस बात का भी संकेत देते हैं कि आम भारतीय उनके बारे में क्या सोचते थे, लेकिन अखबारी ब्यौरे को पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाना चाहिए।
ये अखबार प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और विश्व दृष्टिकोण था। उनके विचारों से ही यह तय होता था कि क्या प्रकाशित किया जाएगा और घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरह की जाएगी। इसलिए लंदन से निकालने वाले अखबार के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी अखबार में छपने वाली रिपोर्टों जैसे नहीं हो सकते थे। हमें इन रिपोर्टों को देखना तो चाहिए, लेकिन उनके आधार पर नतीजे निकालते हुए खास एहतियात भी बरतनी चाहिए। इन अखबारों के हर व्यक्ति को यथार्थ घटनाक्रम का शब्द से सच पूरा नहीं माना जा सकता। अक्सर उनमें ऐसे अफसरों की आशंकाएं और बेचैनियों की झलक भी मिलती है जो किसी आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और उसके प्रयास के बारे में बेचैन थे। उनके समझ में नहीं आता था कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं, अथवा गिरफ्तारी का क्या परिणाम होगा। औपनिवेशिक सरकार जनता और उसकी गतिविधियों पर जितनी नज़र रखती थी, अपने शासन के आधार के बारे में उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती जाती थी। इस तरह के चित्रों से यह प्रदेश है ना, ये पढ़ लिया अपन ने, चिंता बढ़ती जाती थी। काल रेखा, ये पार्ट हो गया अपना पूरा, है ना। काल रेखा ये इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915, 1914, 1916, 1917, 1915। चंपारण आंदोलन 1917। खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन 1918। खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 15 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 17 में। खेड़ा कब हुआ? 18 में। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बताइए निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो 15 में अफ्रीका से लौटे, फिर चंपारण आंदोलन, फिर चंपारण के बाद में याद कैसे करें जब इसको, चंपारण 17, खेड़ा 18, खेड़ा ऐसे कर सकते हैं इसको। देखें 8 है ना, और खेड़ा थोड़ा ही फर्क है ना, खेड़ा और 8 में है ना, खेड़ा 18। खेड़ा गुजरात किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन 1918। एक ही साल हुआ ये। अहमदाबाद में ये मिल मजदूरन को आंदोलन हो अहमदाबाद में। 1909 रोलेक्स सत्याग्रह मार्च अप्रैल। रोलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल। रोलेट सत्याग्रह 1919। रोलेट सत्याग्रह 1919। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था अप्रैल में, ये मार्च अप्रैल में। और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 21 में चालू हो गया था ये, और 22 में ख़त्म हुआ था असहयोग आंदोलन। खिलाफत हुई 21 में। फिर बारदोली में किसान, बारदोली यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928। ठीक। बारदोली में किसान आंदोलन 1928। फिर लाहौर अधिवेशन दिसंबर में। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया 1929। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू, दांडी यात्रा मार्च अप्रैल।
1930। गांधी इरविन समझौता मार्च। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर। जब गांधी इरविन समझौता हुआ था 31 में, है ना, इरविन 31, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन दूसरा दिसंबर में, है ना, ये है 30, 31 और 32। ये 3 गोल सम्मेलन हुए थे जब 97 है ना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31, एक है 30 में, 32 है और शायद लास्ट वाला। जब सभी ने विज्ञान आंदोलन 30, है ना, सभी ने, और दांडी मार्च ये भी मार्च अप्रैल ही है 30। फिर गांधी इरविन समझौता 31, इसे इरविन इसे 31। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन दूसरा दिसंबर 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि सरकार के गठन का आश्वासन। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू अगस्त। महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं 1946 में। अपन को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। अगस्त ये भी आता है। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तारीख भी आती है 8 अगस्त। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र 39। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि सरकार के गठन का आश्वासन 1935। गांधी इरविन समझौता दूसरा गोलमेज सम्मेलन। सभी ने विज्ञान आंदोलन शुरू। फिर दांडी मार्च। लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। बारदोली में किसान आंदोलन। दोबारा से देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915। फिर चंपारण आंदोलन 17, चंपारण 17, खेड़ा 18, और अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन 18। रोलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल 1919, डेट नहीं दे रखी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन और खिलाफत ये है 1920 से चालू है शायद। बारदोली में किसान आंदोलन। लाहौर अधिवेशन दिसंबर। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाता है। सभी ने विज्ञान आंदोलन शुरू। दांडी मार्च मार्च अप्रैल। दांडी यात्रा 1931। गांधी इरविन समझौता इसे इरविन इसे 31 मार्च में, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि सरकार के गठन का आश्वासन 1935। 1909, 1919 और 1935। जब 1935 है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू अगस्त 8 अगस्त। महात्मा गांधी का सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा अन्य संग्रहित इलाकों का दौरा करते हैं 46। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? अखबार। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? गोलमेज सम्मेलन में हुई बातों से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया? महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी ब्यौरे से किस तरह से भिन्न होते हैं? दांडी मार्च के मार्ग का पता लगाइए। गुजरात के नक्शे पर इस यात्रा के मार्ग को चिन्हित कीजिए
और उस पर पड़ने वाले मुख्य शहरों के गाँवों को चिन्हित कीजिए। परियोजना कार्य कोई एक। दो राष्ट्रवादी नेताओं की आत्मकथा लिखिए व पढ़िए। देखिए कि उन दोनों में लेखकों ने अपने जीवन और समय को किस तरह अलग अलग प्रस्तुत किया और राष्ट्रीय आंदोलन की किस प्रकार व्याख्या की। देखिए कि उनके विचारों में क्या भिन्नता है। अपने अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। ठीक। दूसरी है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटी कोई एक घटना चुनिए। उसके विषय में तत्कालीन नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों, भाषणों को खोज कर पढ़िए। उनमें से कुछ अब प्रकाशित हो चुके हैं। आप जिन नेताओं को चुनते हैं उनमें से कुछ आपके इलाके के भी हो सकते हैं। उच्च स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व की गतिविधियों को स्थानीय नेता किस तरह देखते थे, इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अपने अध्ययन के आधार पर आंदोलन के बारे में लिखिए। यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो इन्हें पढ़िए। अब अगला पार्ट आ रहा है भाई साहब, विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। तो इसको पढ़ेंगे अलग वीडियो में। ठीक। तो चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक। धन्यवाद।